अभी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी लेवल शांत बना के रखेंगे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। एक्साइटमेंट तो अभी तक बहुत जबरदस्त देखा, अब कुछ चीजें दिमाग के अंदर डालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें शक्ल दिखाई देने लगती है ना। तो जब चीजें शांत हो जाती है तो दिमाग के अंदर आने शुरू हो जाती है, आंख से बढ़ने का शांत हो जाता है। और जब अगर आपने कभी लेंस लेके आग लगा के देखी कागज के ऊपर, ठीक है, तो अगर उस लेंस को धूप से हिलाते रहोगे तो लगेगी क्या? कब लगेगी? जब वो एक जगह रुक जाएगा, है ना। और जो ही एक जगह रुक जाएगा तो अगली 60 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। तो आप इसी प्रकार की बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। जैसे मेरा परिचय कई बार डिस्कस किया जा चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट में सन 1991 के अंदर मैंने एज ए फिजिक्स लेक्चर की जॉब ज्वाइन की थी, और पिछले लगभग 1.5-2 साल से मैं हरियाणा सरकार के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। पिछले 12 से 13 साल हो गए मुझे आरसी बिजनेस में पार्ट टाइम आरसी बिजनेस करते हुए। और इस पार्ट टाइम करते करते मुझे लगभग 50 लाख से ऊपर पैसे आरसी बिजनेस में आए। यानी कि एक नौकरी के बराबर के पैरेलल का इनकम ये दे रहा है, एक और एडिशनल नौकरी घर के अंदर लग चुकी है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बड़ी आसान हो गई थी। जिस समय ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, उस समय मैं बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ा रहा था, गवर्नमेंट जॉब में था, एक अच्छी तनख्वाह मिलती थी, और ट्यूशन के भी लगभग 5 बैचेस हुआ करते थे मेरे पास, और एक बैच में 53 बच्चे होते थे प्लस 2 के। तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा इनकम मेरे पास ट्यूशन से आती थी। उस समय हरियाणा सरकार जो मेरे को पेमेंट देती थी उससे ज्यादा तो मैं ट्यूशन से कमाता था जब ये बिजनेस मेरे पास आया। और ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में मैं बड़ा खुश होकर जुड़ा था, क्योंकि उससे पहले जिसने भी ये बिजनेस मुझे बताने की कोशिश की, मेरे को लगता था कि ये तो बेरोजगारों का काम है, जिनके पास पैसे नहीं है उनका काम है। जितनी बार भी अवसर मेरे पास आए मैं बचता रहा इन अवसर से, बार बार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाता रहा। और जिस दिन मेरे को जुड़ना पड़ा मजबूरी में, मेरे एक साधु है जो जिनकी नई शादी हुई थी, तो वो आ गए इस बिजनेस को लेके। अब बाकियों को तो मैंने, बहुत सारे लोगों को तो या तो झूठ बोल के भगा दिया था, या मैं कहीं गए नहीं उनके प्रोग्राम में, या किसी के ऊपर डांट मार के मैंने पीछा छुटा दिया था। तो उनको मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, मजबूरी थी कि नाराज हो जाएंगे अगर इनको कुछ कह दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, कितने पैसे चाहिए ये बताओ। तो मैंने उनको कहा कि मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। जब किसी को जोड़ने की बात आती है तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी। अब मेरे तो घर में पेरेंट्स आते थे, मुझसे टाइम लेते थे, फीस मेरे घर पे आके देके जाते थे, और बड़ी मुश्किल से बैच में मैं उनका टाइम एडजस्ट करता था। और आरसी बिजनेस में तो मुझे दूसरों के घर जाना पड़ेगा, उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, तो बड़ा शर्म की बात लगती थी। ये मेरे बस की बात नहीं है कम से कम। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं इस बिजनेस में किसी को भी नहीं जोड़ूंगा। और यहाँ से मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई थी। आज मैं इस बिजनेस में टेक्निकल के लेवल पे हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप तो करना चाहते हो, और जब करना चाहते हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना सब कुछ हो सकता है फिर तो। अच्छा, बड़ा ऊपर आपकी कभी इस बिजनेस को करते बेइज्जती हुई है? ऐसा लगा जैसे किसी ने मजाक उड़ाया हो आप लोगों का? मेरा बहुत सारी बार उड़ाया लोगों ने। जैसे नया नया ज्वाइन हुआ, एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम आया, और उस एनिवर्सरी को देखने के लिए मेरी अपलाइन ने कहा कि कितने लोगों को आप लेके जा सकते हो। मैंने कहा 10 से लोगों को तो लेके चला जाऊंगा। आज आपने भी मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को बुलाया होगा, क्या आ गए सभी? नहीं आए ना?
तो मैंने 10 टिकटें ली उनसे एनिवर्सरी की, और उन 10 टिकटों को लेके मैंने जब लोगों से संपर्क किया, धीरे धीरे एनिवर्सरी की डेट नजदीक आ गई। 10 में से एक मैं जाने के लिए तैयार था और कोई जाने के लिए तैयार नहीं था उस एनिवर्सरी में। और उस एनिवर्सरी के प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने खास मित्र को तैयार किया। कुछ ऐसे फ्रेंड होते ना जो मना तो कर ही नहीं सकते, तो वो मेरे कहने से जुड़ भी गया था और मेरे कहने से एनिवर्सरी के लिए मैंने उसको तैयार भी कर दिया। और जब हम दोनों एनिवर्सरी की अटेंड करने के लिए ट्रेन में बैठे भिवाड़ी से, पैसेंजर ट्रेन भिवाड़ी जा रही थी वो, और जो ही ट्रेन में चढ़े, जिस कंपार्टमेंट में बैठे, उस कंपार्टमेंट के अंदर एक भिवाड़ी में केमिस्ट्री का लेक्चरर हमारे साथ एमएससी केमिस्ट्री की थी, उसने भिवाड़ी में एमसी था, वो बैठा हुआ था, म्युनिसिपल कमेटी के अंदर मेंबर था वो, और एक इंस्पेक्टर था, वो भी हमारा क्लास फेलो था। तो जो ही हम उनके पास पहुंचे ऊपर ट्रेन पे, आ जाओ सड़े सब आ जाओ, श्रीकांत, वो दूसरे साथी थे मेरे, श्रीकांत जी आ जाइए, शर्मा जी बैठ गए। बातचीत शुरू हुई, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा आरसीएम के प्रोग्राम में जा रहे हैं। उन्होंने हमारी वहां से बेइज्जती करनी शुरू की थी। शर्म नहीं आती? ये लोगों की जेब काटने का धंधा कब से शुरू कर दिया? पागल बनाते, मतलब वो तब से शुरू हुए थे। और जब तक मैं रेवाड़ी नहीं पहुंचा, 1.5 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे में उन्होंने हमारी वो बेइज्जती की थी कि उस ट्रेन से उतरने से पहले एक डिसीजन लिया था कि आज आरसी बिजनेस बंद है। इतनी बेइज्जती तो जिंदगी में किसी ने कभी की नहीं थी पैदा होने के बाद, जितनी उन मित्रों ने हमारी बेइज्जती की थी। तो पहली बार ऐसा लगा कि जैसे किसी गलत काम के हाथ लगा दिया, मतलब दुनिया में इससे गलत काम तो हो ही नहीं सकता। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। परंतु हुआ क्या कि उसी प्रोग्राम को देखने के लिए जब हम रेवाड़ी पहुंचे, तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम उतरे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस समय काले कोट पहनते थे आरसीएम वाले, एक काला बैग होता था उनके पास, जो पुराने साथी हुए उनको याद आ जाएगा, किट मिलती थी। तो उस किट को लटकाए हुए पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, पूरा प्लेटफॉर्म, मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी। जब हम उतरे तो हमने कहा कि इनका भी दिमाग खराब हो गया हमारे तरीके से, तो हमें वो भी पागल नजर आए। चलो वहां से आगे पहुंचे तो एक केएलपी कॉलेज है रेवाड़ी के अंदर, उसके अंदर लगभग 8 एकड़ की, 8 किले की जगह थी, और उस 8 एकड़ के अंदर लगभग 1 लाख कुर्सियां लगी हुई थी। मैं लगभग 2 बजे पहुंचा था वहां पे, और प्रोग्राम शुरू होना था 5 बजे, और 2 बजे वो 1 लाख कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी थी, बिल्कुल खाली। और उसमें उनके आसपास के सब जातू झाड़ा, चौधरी और जो भी आसपास के टेंट हाउस, पूरे रेवाड़ी की शहर के टेंट हाउसों की कुर्सी लगी थी। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि धीरे धीरे भीड़ आनी शुरू हुई, कुर्सियां भरनी शुरू हुई। और अगर आपको वीडियो देखिए तो 1 लाख लोग कुर्सियों पर बैठे थे, 60,000 लोग आपको नजर आएंगे। मेरा दिमाग वहाँ पे खराब हुआ कि ऐसे कैसे हुआ। 2 लोगों की हो रहा है कि 1,60,000 लोगों की है। और 5 बजे वो प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 बजे तक वो प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम ने जिंदगी की दिशा को बिल्कुल बदल दिया। उस दिन के बाद ना तो किसी से शर्म आई, ना किसी से शर्म। उसके बाद ये पता चल गया कि ये तो बहुत बड़ा अभियान है। आप बहुत लकी हो कि इस इंडस्ट्री के उस दौर के अंदर आप आए। इससे पहले क्या होता था कि जब भी कोई इंडस्ट्री शुरू होती थी तो नेगेटिव फेज शुरू होता था, नेगेटिव फेज। हमारे यहाँ पे भी लगभग 2000 से नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत है। 20 साल पहले, 21 साल होने वाले हैं, तब से ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी। तो जब भी इंडस्ट्री कोई भी शुरू होती, आपके यहाँ कंप्यूटर आए तो ये लगता था कि लोगों का रोजगार छीन लेंगे, है ना, सबको बेरोजगार कर देंगे। तो आप तो एटीएम मशीन में भी कंप्यूटर ही पैसा निकालता है, रेलवे स्टेशन पे टिकट भी कंप्यूटर ही बनाता है, और सबसे ज्यादा नौकरी भी कंप्यूटर के अंदर ही है। जो चीज लगती थी कि लोगों को बेरोजगार करने के लिए आई है, उसी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। बैंकिंग आए थे तो लोग पैसा जमा नहीं कराते थे, नेगेटिव फेज था। लोग सोचते थे पैसा दे दिया तो कहीं बैंक वापस करेगा कि नहीं करेगा। बैंकों ने प्लान दिखाई कि देखिए पैसा हमारे पास रखिए,
चोरी नहीं होगा, ब्याज भी देंगे, जब मन में आए तब वापस ले लेना। अब कुछ लोगों को लगा कि कागज पे लिख देने मात्र से सिक्योरिटी थोड़ी ना होती, गारंटी थोड़ी ना होती। कुछ लोगों ने जमा कराया, उनका सुरक्षित रहा और धीरे धीरे करके लोग जाने लगे और बैंक नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में आए और पॉजिटिव फेज में आने के बाद लोगों का रुझान बढ़ा, उन्होंने लोगों को लोन देना शुरू किया और बैंक करोड़पति हो गए, ग्रोथ फेज में आ गए। ठीक उसी प्रकार हर चीज की शुरुआत नेगेटिव से होती है, कुछ समय के बाद लोग पॉजिटिव होते हैं और फिर वो चीज बूम के ऊपर आती चली जाती है। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव फेज 2000 से शुरू हुआ। 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई, पॉजिटिव फेज की शुरुआत की और आप बहुत लकी हो कि 2021 में जो ग्रोथ फेज इसका शुरू हुआ है और ग्रोथ फेज में ऐसा माना जाता है कि जो भी कूद जाता है वही करोड़पति बन जाता है। जो धंधे के अंदर, जिस धंधे का ग्रोथ फेज चल रहा होता है, अगर उस ग्रोथ फेज में किसी भी व्यक्ति ने डिसीजन लिया, इससे पहले 20 साल में क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगली 5 साल में वो 20 साल के लोगों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो बहुत लकी है और मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स को, सोहन जी की, प्रदीप जी की, खुशबू जी की, साक्षी जी की ये जो टीम है, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, शुरुआत की है, एक बेहतरीन शुरुआत है। कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या से, फर्क पड़ता है उन लोगों से जो सीरियस है बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि भीड़ तो फॉलो कर लेती है अपने आप ही। लोगों को एक लीडर चाहिए होता है आगे, अगर लीडर मिलता है तो लोग अपने आप पीछे आते चले जाते हैं। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, आज मेरे नीचे बिजनेस लगभग 25 स्टेट में पहुंचा हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे जानते नहीं, ना मैं उनको जानता, वो मेरे डाउन लाइन में काम कर रहे हैं। और मैं सब जगह नहीं गया, पर मैंने कुछ एक चीज की है कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप की एजुकेशन को प्रिपेयर किया। कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, मैंने उनको तैयार किया। और ये डुप्लीकेशन का जबरदस्त कंसेप्ट है। आप थोड़े से लोगों को तैयार कीजिए और सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए। अगर ये काम कर लेते हो तो बहुत कहीं तक भी जा सकते हो। ये पूरा भारत नहीं, जब ये बिजनेस इंडिया से बाहर निकलेगा तो आप इंडिया से बाहर भी इस बिजनेस को लेकर निकलोगे। तो बहुत शानदार कंसेप्ट है। आज मैं इस बिजनेस की कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको फोकस करना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी बात बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा तो सुन लिया आप लोगों ने, पर कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी हो चाहे मारुति 800 हो, अगर धुंध जबरदस्त है तो दोनों की रफ्तार एक जैसी है। रफ्तार कब बढ़ सकती है? जब सड़क साफ नजर आ रही हो या आपकी गाड़ी का शीशे के ऊपर रेत ना हो, है ना, क्लियरिटी होनी जरूरी है। और जो ही अगर स्पष्ट दिखने लग जाएगा तो हम अपनी गति को बड़े आसानी से बढ़ा देंगे। आज उस स्पष्टता की बात करूंगा। इस बिजनेस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इस बिजनेस को क्यों करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये बात समझ में आ गई इस बिजनेस को क्यों करें, तो फिर कैसे करें तो समझा जा सकता, मुश्किल कार्य नहीं है। एक बार एक ट्रेन जा रही थी 110 की स्पीड से। एक व्यक्ति ने कहा कि ट्रेन से नीचे कूद जाओ, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा दिमाग खराब है, कूद जाओ ट्रेन से नीचे, पागल समझ रखा है, 110 की स्पीड है। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, 50,000 रुपये आपको दूंगा, अब कूद जाओ। उसने कहा 50,000 से ज्यादा का शरीर है, ऐसे कैसे कूद जाओ, मरना है क्या? उन्होंने कहा चलो 1,00,000 रुपये दे देता हूँ, अब कूद जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। उसने कहा ऐसा है, अब ना तो 50,000 रुपये देता हूँ ना 1,00,000 रुपये देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपके आगे जो डब्बा उसमें आग लग रही है, उसके अंदर आग लगी हुई है। अब क्या करोगे? जान बचानी है तो क्या करोगे? कूद जाओगे। बहुत सारे लोग कूदेंगे, कूदोगे, संभावना तो है बचने की। ये पता चल गया क्यों कूदना है, तो फिर कोई समस्या सामने नहीं आती। फैसला अगर ये क्लियर हो जाए कि मेरे को ये काम क्यों करना, तो करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आज मैं इस एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं कुछ डाटा आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा काम आज केवल क्लियरिटी देने का है
क्योंकि आज का सेलिब्रेशन था और आज मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रखूँ। आया था पहले, कनेक्ट हो गया था? अच्छा ठीक है, हो जाएगा। बड़ा फर्क पड़ा, मुझे ये बिजनेस मिला, मुझे मेरी अपलाइन ने बिजनेस दिया। देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति नदी के किनारे किनारे से जा रहा था, तो उसको किसी के चिल्लाने की आवाज नजर आई। तो उसको आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि एक बच्चा नदी के अंदर डूब रहा है। तो उस व्यक्ति ने नदी के अंदर छलांग लगाई और उस बच्चे को बाहर निकाला, उसकी जिंदगी बचाई। उसको जब बाहर निकाल कर वो आगे बढ़ा तो बच्चा पीछे से आवाज देता है कि धन्यवाद। उसने पूछा किस चीज के लिए धन्यवाद? उसने कहा मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आने वाले दिन साबित करना कि तेरी जिंदगी वास्तव में बचाने लायक थी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने ये कहा ना कि मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से मिला, तो आप प्रूव करके दिखाना आने वाले समय में कि वास्तव में ये बिजनेस आपको मिलना चाहिए था। अगर आप इस बात को साबित कर देंगे कि बिजनेस वास्तव में मुझे मिलना चाहिए था, तो आप उस चीज के हकदार हैं और वो चीज आपकी, और ये बिजनेस है ना, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलता है। चलिए ये भी चलेगा। और इस प्रकार के है ना काफी सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहेंगे। तो किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओगे तो बंदे ने टाइम दे रखा होगा और घर के ताला लगा हुआ मिलेगा आपको, है ना। कोशिश करोगे उस समय वो चीजें होती हुई नहीं मिलेगी। एबनॉर्मल सिचुएशन से फाइट करना ही जरूरी है। चलिए, मेरे ख्याल से काफी हो गया। देवदत्त जी, समय क्या हुआ इस समय? चलिए, अगली 35 से 40 मिनट की मेरी बातचीत रहेगी, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा और जो भी बताऊंगा बिल्कुल सटीक बताऊंगा, बस थोड़ी देर के लिए फोकस कर लीजिएगा। लीडरशिप में कोई मायने नहीं रखता कि साक्षी ने बिजनेस शुरू किया है या खुशबू ने बिजनेस शुरू किया है या अशोक जी इसमें आए हैं या सोहन जी संभाल रहे हैं या प्रदीप जी ने जिम्मेवारी ली, चेतन जी ने लिया, संजय जी ने लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस बिजनेस को सीखने के लिए कितना तैयार हो। ठीक है। और बहुत सारी बार हमारे साथ पिछली बुरी घटनाएं हो रखी होती हैं, तो उस चैप्टर को बंद करके नए चैप्टर को, अभी सबने कहा था भरोसा करोगे ना तो काम चलेगा, तो कहीं ना कहीं विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज को लेके। मैं इस इंडस्ट्री के विजन की बात आपके सामने करने के लिए आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ इस इंडस्ट्री के विश्व के परिदृश्य की, पूरे विश्व में हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर, जरा इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और पूरे विश्व में इस इंडस्ट्री को लेके, यानी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या MLM को लेके या इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसको लेके हो क्या रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये WFDSC की रिपोर्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये जिम्मेवार है कि पूरे विश्व की डाटा दे सकती है, ऑथेंटिक चीज है। और ये 2018-19 की उनकी रिपोर्ट है जो गूगल के ऊपर है। आप अगर गूगल पर ढूंढना चाहोगे तो रिपोर्ट निकल जाएगी, आप डालिए ये निकलेगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसा डाटा नहीं है जो मैं घर से बना के लेके आऊँ, आपको मिलेगा उसके ऊपर। ये क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज कहीं डिप्रेशन में चल रही है, इकोनॉमिकली पुअर चल रही है, ये इंडस्ट्री पूरे विश्व में 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है पूरे विश्व के अंदर। अगर इसमें बात करूं तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर। 33.2% जो बिजनेस व्यापार होता है वो पूरा हेल्थ को लेके होता है और बाकी आपकी घर की चीजों को लेके व्यापार होता है। सबसे ज्यादा कौन से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं? सबसे ज्यादा जो लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े वो 23 से लेके 38 वर्ष के लोग जुड़े हैं। हमारे यहाँ 38 वर्ष, जिनकी उम्र है 38 वर्ष या 38 वर्ष तक के कितने लोग इधर एक बार खड़े होंगे? एक बार खड़े हो जाओ सर, अप टू 38 तक के, जिनकी उम्र 38 साल या उससे नीचे, 38 साल या उससे नीचे,
यानी 18 से लेकर 38 तक, 18 से लेकर 38 तक खड़े हो जाओ। लगभग देवेंद्र जी कितने लोग होंगे, कितने परसेंट लोग होंगे जितने हॉल में बैठे हैं उनकी संख्या में 90% लोग हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। टाटा बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त आपको। वेरी गुड। आप लोगों को भी पूरे विश्व में इस सेगमेंट के लोग जुड़े, और जब टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं तो इसके अंदर भारत का कहीं नामो निशान नहीं है। पूरे विश्व में इंडिया का कहीं पे भी नाम निशान नहीं है टॉप 10 कंट्रीज के अंदर। 118.4 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, जिसमें 74% महिलाएं हैं। तो ये आप लोगों की बातचीत चल रही है, ध्यान रखिए। और 2018 के अंदर जो टर्नओवर हुआ था, टर्नओवर का मतलब कितने रुपए का सामान इस इंडस्ट्री में बिका, तो ये था $1,92,900 करोड़। भारतीय रुपया नहीं है ये अमेरिकन डॉलर के अंदर बातचीत चलती है। इतने डॉलर का व्यवसाय पूरे देश में एक साल में टर्नओवर हुआ था। और अगर इतना टर्नओवर की आप किसी और इंडस्ट्री को देखना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है। अब भारत में देख लेते क्या हो रहा है कि देश पूरे विश्व में तो हो रहा होगा, हमारे यहाँ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, जरा इसको भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ कौन रिपोर्ट देता है इसकी? हमारे यहाँ रिपोर्ट देती है फिक्की और केपीएमजी। फिक्की तो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड चैम्बर है जो इस बात की जानकारी देता है, और केपीएमजी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनियों को सलाह देती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और ये जो केपीएमजी है पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनीज को सजेस्ट करती है कि अब आपको क्या काम करना चाहिए, अगला बिजनेस क्या करना चाहिए। इसकी रिपोर्ट भी गूगल के ऊपर है, आप उंगली मारिए ये रिपोर्ट भी निकल के आ जाएगी। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 2009 के अंदर भारत के अंदर 3300 करोड़ रुपए का व्यापार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया, जो कि 2013 में 7200 करोड़ का हो गया। यानी कि पिछले 5 साल की जो ग्रोथ थी इस दौरान की वो थी 21% की ग्रोथ, 21% की। और 21% की ग्रोथ बिजनेस में नहीं हुआ करती साहब, ये पहली बार आप यहाँ पे देख रहे हो इस प्रकार की चीज। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी 20 जुलाई 2020, पिछले साल 2020 जुलाई की, जिसमें ये कह रहा है कि 2019 में 18,507 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस इंडस्ट्री में किया। यानी इतने बड़े टर्नओवर पे ये इंडस्ट्री आई। केपीएमजी क्या कहती है, फिक्की क्या कहती है कि 2025 तक यानी ग्रोथ का पीरियड है, ये इंडस्ट्री लगभग 4 गुना बड़ी होने जा रही है। 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने जा रही है। अब देखिए वही बात है, इस बिजनेस में आप लोगों के बीच एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, देवेंद्र जी, और आपने देखा हो कभी वो मालाएं पकड़ा रहे थे, कभी भाग के तार जोड़ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। देखा ना आपने बीच में, आप सब लोगों की अप्लाई है, देखा ना। हरियाणा सरकार में एफसीआई के अंदर बहुत शानदार जॉब के ऊपर है, उनकी वाइफ है वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। अगर बात करूं तो 2 राइस मिलों में पार्टनर है, और अगर बात करूं तो बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड और एक शानदार सी कोठी के मालिक हैं। इतनी बड़ी कोठी है उनकी, अगर कभी आंख से देखोगे तो मेरे ख्याल से इस पार्क से बड़े एरिया के अंदर और बिल्कुल बगीचे के अंदर बीच में कोठी बना रखी है, जो आपका इस समय हम जहाँ बैठे हैं फार्म हाउस है, बहुत जबरदस्त। इनकम की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों को भाग भाग कर बड़ा पकड़ा रहे थे। इसका मतलब क्या है? मेरे जैसे से भी बहुत जबरदस्त पैसे इनके पास हैं हर चीज के। अब हम अंदाजा लगा सकते हो कि इनका विजन कितना बड़ा होगा इस बिजनेस को लेकर। और अगर ये सोच सकते हैं जिनकी महीने की इनकम 5 लाख 7 लाख 10 लाख से कम नहीं है, और अगर इनको इस बिजनेस की जरूरत महसूस हो रही है, ये इतनी दूर से आके छुट्टी लेके आपके बीच में बैठे हैं घर परिवार छोड़ के, तो साफ झगड़े का समय आ गया। अब आप सोना नहीं, इस बात को समझ लो। अगर आप भी सोओगे
तो बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर है। तो देखिए भारत क्या कह रहा है कि ग्रोथ का पीरियड है और इस ग्रोथ को उन्होंने समझ लिया है। और यहाँ पे प्रदीप जी ने भी कमर की बेल्ट टाइट कर ली है ना, संजय जी ने भी वहाँ पीछे बहुत सारे काम करके दिखाए इस बार ना। लोग बॉडी टाइट है, महिला शक्ति जबरदस्त तरीके से लगी है, अंकिता लगी है ना, उसकी सिस्टर भी साथ में आ गई है तो है, तो बहुत सारे लोग लगे हुए। तो समझने वाली बात यह है कि भारत के अंदर इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों ने करोड़पति बनना है। क्या आप लोग बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? आज तरीका भी बताऊंगा और इतना सिंपल और सरल तरीका बताऊंगा जिसको कोई भी कर सकता है, जिसको महिलाएं जो घरेलू जो पढ़ नहीं पाई या जिसको मौका नहीं मिला वो भी कामयाब हो सकती है। उस प्रकार की भी बातचीत करेंगे। देखिए फिगर्स दे रखे हैं, 2009 का फिगर है, 2013 का फिगर है, 2025 का फिगर है। ये रिपोर्ट गूगल के ऊपर है, मैं अपने आप नहीं बता रहा। 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें से देखिए आज की अगर मैं बात करूं तो रेलवे के पास 10 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी 6 लाख से ज्यादा जॉब्स नहीं है इंडियन आर्मी के अंदर, टोटल जॉब्स की बात करूं तो। और ये इंडस्ट्री 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाली है। तो आपकी रेलवे भी छोटी होगी, आपका बैंकिंग सेक्टर भी छोटा हो गया, आपकी फोर्सेज भी छोटी होगी, हर एक से आगे निकलने वाली है। और उसके अंदर 1,10,00,000 महिलाएं होंगी। वो महिलाएं जो थोड़े थोड़े पैसे के लिए अपने घर पे निर्भर रहती हैं, आने वाले समय में अपने घर का सोर्स बनेंगी और परिवार को चलाने का कारण बनेंगी। इस प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देने जा रही है। क्यों देने जा रही है? क्योंकि 2025 तक ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत सरकार को ये 9,000 करोड़ रुपए का तो टैक्स भरेगी ये कंपनी। ये इंडस्ट्री आने वाले समय में 9,000 करोड़ रुपए का टैक्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए जा रही है। अब भारत सरकार को कोई इंडस्ट्री टैक्स देती है। अब आप ये सड़क है, यहाँ पे मैंने देखा था बाजार है, सारा का सारा। अभी आप बाजार से सामान खरीदते हो ना, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, अच्छा आपने जो कोल्ड ड्रिंक ली उसका कितना पैसा आपने भारत सरकार को जमा कराया, कितना दिया आपने? दिया कुछ? क्या दुकानदार ने बिल बना के दिया? आप बिस्किट का पैकेट लेके आए, नमकीन का पैकेट लेके आए, पड़ोस में से साबुन खरीदी, किसी ने बिल दिया? और किसी ने अगर बिल नहीं दिया तो सरकार के पास क्या पैसा गया? नहीं गया। और अकेली ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर नमक का पैकेट पड़ेगा या 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी होगा तो उसका बिल कटेगा, और 1 रुपए के शैम्पू के पाउच पे भी सरकार की मदद की जाएगी, इस देश को टैक्स दिया जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है जिसको लेके अब बताओ सरकार कौन सी चीज को लेके सीरियस होगी? जो सरकार को पैसे दे रहे हैं उनको लेके सीरियस होगी, या जो सरकार का टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको लेके सरकार सीरियस होगी? जो दे रहा है उसको लेके सीरियस होगी। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि सरकार की तरफ से इतना जबरदस्त सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को है। वो चाहते हैं कि सारी की सारी चीज नेटवर्क से ही। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी नेटवर्क में, अमीर लोग नेटवर्क में आते हैं। आप एक दूध वाले से दूध लेते हो, बीमार होते हो तो उसी डॉक्टर के पास जाते हो, कपड़े खरीदने होते तो उसी दुकान पे जाते हो, किराने का सामान एक खास दुकान से ले रहे हो, मोबाइल किसी और के नेटवर्क का यूज कर रहे हो। हम में से अगर बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो एक फिक्स नाई है, सब्जी वाला रेडी लेके आता तो एक फिक्स सब्जी वाला है। जब हम 15-15, 16-16 नेटवर्क में बिना कुछ किए शामिल हो सकते हैं, तो क्या आप अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए अपना नेटवर्क नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। जब दूध वाला अपना नेटवर्क बना सकता है, सब्जी की रेडी वाला अपना नेटवर्क बना सकता है, एक डॉक्टर मरीज को ठीक नहीं करता, खाम में गोलियां देके अगर नेटवर्क बना सकता है, तो हम लोग अपना नेटवर्क क्यों नहीं बना सकते, जिससे लोगों की मदद भी करते हैं, हम सरकार की भी मदद करते हैं, लोगों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। तो ये इंडस्ट्री आने वाले समय में वो सारी अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। आरसीएम बिजनेस 47% वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता है, और जब पूरे विश्व में अगर ये व्यापार इस क्षेत्र में होने वाला है, इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो आप बहुत लकी है कि इस समय न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट या जितने सारे वेंडर्स हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको सबसे कम रेट के अंदर अवेलेबल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। एक राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब 21वीं सदी का व्यवसाय,
और ये राइटर कोई मामूली राइटर नहीं है, वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 5 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके साथ को राइटर रहे हैं, दोनों ने किताब मिलकर लिखी है। वो भी राष्ट्रपति इसलिए बने थे क्योंकि वो भी एक शानदार नेटवर्कर थे। तो नेटवर्किंग में एक अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना जा सकता है। आने वाले समय में यही नेटवर्क इंडस्ट्री भारत के अंदर प्रधानमंत्री तक बना सकती है। ये बताते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या फायदे हैं। जो लोग लीडर्स हैं, जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, किताब जरूर मंगाओ इस किताब को, इसको पढ़िएगा कि 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या करने के लिए जा रही है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक ये और व्यक्ति है जिनका नाम है पॉल जेन पिल्जर। यहाँ बताते हैं कि पॉल जेन पिल्जर एक विश्व प्रसिद्ध अरबपति व्यक्ति है और ये 22 साल की उम्र में इन्होंने एमबी किया, 30 साल में करोड़पति हो गए थे और 2 राष्ट्रपति प्रशासनों के वित्तीय सलाहकार के पदस्थ रह चुके हैं। ये कहते हैं कि अब तक एक उद्योग पनप रहा था इस दुनिया के अंदर और उस उद्योग का नाम था इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या था कि एक व्यक्ति बीमार होता है, बीमार होकर कहा जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, उसको चेक करता है, चेक करने के लिए क्या करवाता है, उसका कई सारे टेस्टिंग करवाता है, कभी ब्लड टेस्ट करवाता है, कभी एक्सरे करवाता है, कभी कोई और चीज कराता है और उसके बाद फिर कुछ लिखता है। लिखने के बाद जो चीज लिखता है वो कहाँ से मिलती है, उसको मेडिकल स्टोर से मिलती है। और मेडिकल स्टोर पे वो कहाँ से आती है, किसी फैक्ट्री से बनकर आती है ना। तो देखिए कितना बड़ा उद्योग चल रहा था। डॉक्टर था, फार्मासिस्ट थे, दवाई की दुकान थी, फैक्ट्री थी, टेस्टिंग रिपोर्ट वाले थे और ये जो उद्योग है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लाखों करोड़ों डॉलर का उद्योग था। इन्होंने कहा कि 21वीं सदी में कुछ बदलने वाला है। बदलने वाला क्या है कि लोग बीमार नहीं होंगे। अब आप लोग ये चाहेंगे कि अगर ये पैसे डॉक्टर को बाद में देने तो क्यों ना पहले देख के अपने आप को ठीक रखा जाए। और इसका सबूत है, बहुत सारे जिम खुल गए हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। स्वामी रामदेव ने सेहत की दवाइयां बनानी शुरू कर दी है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां फूड सप्लीमेंट लेके आ गई हैं। और देखिए ये उद्योग बदल रहा है। जितने भी अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के, जिनके पास पैसे हैं, वो अपना चेकअप हर महीने कराते हैं। और डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं, सलमान खान को बीमार होते देखा कभी नहीं, हमेशा उसका चेकअप वाला रहता है। जितने इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, मोदी है, सबके चेक करने वाले हैं और पहले रिकमेंड करते हैं कि सर ये चीजें लेनी शुरू करो जिससे कि आप बीमार नहीं होंगे। ठीक उसी तर्ज के ऊपर स्वस्थ क्रांति में आरसीएम बिजनेस में कदम रखा है एक इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ जिसको बोलते हैं न्यूट्री चार्ज। ठीक है ना। तो इंडस्ट्री में जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है, उस इंडस्ट्री का बेनिफिट देखिए। दुनिया में 2 चीज बड़ी पावरफुल है। एक तो नेटवर्क बनाना, जिसके पास नेटवर्क है उसके पास ताकत है आज। ठीक है ना। एक एमएलए के पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क हर बार जीत जाता है। ठीक है ना। डॉक्टर के पास नेटवर्क है तो नेचुरल है, पैसे बहुत कमाता है। किसी के पास गाड़ियों का नेटवर्क है, किसी के पास हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, किसी के पास होटल्स का नेटवर्क है, टाटा के पास किसी और चीज का है, रिलायंस के पास किसी और चीज का है। अगर हम भी नेटवर्क बना सकते हैं ग्राहकों का बगैर पैसे के, तो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो नेटवर्क बनाना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कैसे हुआ ये घटनाक्रम भारत के अंदर हुई कैसे, जरा इसका एक सीन बताता हूँ। 2014 के अंदर फिक्की ने एक डिसीजन लिया कि हमारे यहाँ 71 इंडस्ट्री थी, एक इंडस्ट्री नई तैयार हो सकती है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। फिक्की चाहती थी कि सरकार ये बात समझे कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना पोटेंशियल है, कि देश की व्यवस्था को कैसे बदल सकती है, ये हमें भारत से अमेरिका कैसे बना सकती है, हमें कैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड लेके जा सकती है। तो पूरे देश, पूरे विश्व से डेलीगेट्स बुलाए गए। कुछ अमेरिका के आए, कुछ जापान के आए, कुछ जर्मनी के आए, कुछ चाइना से आए। पूरे विश्व से डेलीगेट्स को भारत में बुलाया गया 2014 के अंदर 4 दिसंबर इंपीरियल होटल के अंदर, जहां कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान मौजूद थे। और वहां फिक्की ने बताया कि ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है। और बहुत सारे जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि बहुत पोटेंशियल है और सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में। पहली बार एक पहल हुई और उस पहल के अंदर 3 साल तक सरकार के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही
और 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन के अंदर सबसे बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आरसीएम बिजनेस का, आरसीएम बिजनेस के लीडर्स का। 2011 के अंदर जब इंडस्ट्री के साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उस समय आरसीएम बिजनेस के लीडर्स ने, जो कमिटेड थे, जो ट्रूली नेटवर्क मार्केटिंग के, उन्होंने बीड़ा उठाया कि अब तो ये इंडस्ट्री कानून के साथ ही चलवाएंगे। उससे पहले कोई कानून नहीं था, राजस्थान गवर्नमेंट से गाइडलाइन जारी करवाई गई, फिर उसके बाद वो पीछे लगे, उनका बात करते 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 वो फिक्की तक पहुंचे, फिक्की के पास पहल की, फिक्की की पहल के बाद फिर भारत सरकार ने पहल की और 2016 के अंदर भारत सरकार ने गाइडलाइन तैयार करके दी कि भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि 100 साल लगे थे फिल्म उद्योग को फिल्म उद्योग का दर्जा मिलने में, और भारत में 20 साल लगे इस इंडस्ट्री को, लगभग 16 साल लगे ये बात मानने में कि ये भी एक काम है, ये भी एक इंडस्ट्री, इसको करना चाहिए। गाइडलाइन आई और जो ही गाइडलाइन आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 के अंदर कुछ आंकड़े दिए। सरकार ने बताया कि देखिए पूरे विश्व में जो टर्नओवर होता है इतना इतना होता है, भारत में भी इतना है। और हम इसलिए भी लकी है दोस्तों, क्योंकि भारत में इस इंडस्ट्री को लेकर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। इंडिया में तो जस्ट शुरुआत है। अगर पूरे विश्व के टर्नओवर की बात करूं तो भारत में जो टर्नओवर इस समय है वो 0.7% यानी 1% से भी कम है, और जबकि भारत में इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैं बताऊंगा कैसे ज्यादा है, देखिएगा जरा। फिक्की डायरेक्ट 2017 की जो समिट हुई, उस समिट के अंदर सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के, जिनका नाम था अविनाश के श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि भारत एक दिन पूरे विश्व में 1 नंबर पे आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। कैसे बताया उन्होंने बताया कि भारत विश्व की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। हर देश कहाँ व्यापार करने के लिए भागता है, भारत में भागता है। क्यों भागता है भारत के अंदर? कारण क्या है भारत के अंदर आने का? जनसंख्या बहुत ज्यादा। उन्होंने बताया कारण है पॉपुलेशन। क्या कारण है? पॉपुलेशन। अभी अगर आपने कोविड में जब फिगर देखे होंगे सभी ने, तो अब हम चीन से लगभग 8 करोड़ जनसंख्या पीछे है, बस, ज्यादा नहीं है। माने कि अगले कुछ समय में हम चीन को भी क्रॉस करने वाले हैं और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। तो पहली चीज तो पॉपुलेशन है। दूसरा कारण उन्होंने बताया, अभी मैंने लोगों को खड़ा किया था, देवेंद्र जी कितने लोग थे जो 38 साल तक की उम्र के थे? लगभग 90% लोग थे। अच्छा देखिए, जो नौजवान वर्ग माना, यूथ मानते हैं इसको क्या बोलते हैं? यूथ बोलते हैं। अच्छा, यूथ को क्या चाहिए भाई जिंदगी में? यूथ को चाहिए नौकरी, यूथ को चाहिए कारोबार, यूथ को चाहिए बिजनेस, यूथ को सब चीजें चाहिए। यूथ चाहता है दुनिया को देखना, यूथ चाहता है घूमना, यूथ चाहता है एंजॉय करना, यूथ को पैसे चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उनको भविष्य चाहिए। और अगर बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो उसको क्या चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति को समय पे दवाइयाँ चाहिए, है ना, कोई सेवा करने वाला चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, या घूमने के लिए एक आधा तीर्थ स्थान चाहिए। ख्याल बदल जाते हैं ना। जापान जबकि एक ऐसा देश है जो बूढ़ों का देश माना जाता है, जबकि भारत के अंदर 65% पॉपुलेशन यूथ है, उस कैटेगरी में आती है जिसको रोजगार चाहिए। क्या सरकार के पास है रोजगार? है क्या? आपके अपॉइंटमेंट लेटर सारे क्या आप लोगों के, है ना? अप्लाई तो करते होंगे सभी लोग, सिलेक्शन तो नहीं हो पाता ना। एक छोटी सी नौकरी में जिसमें अगर आपको 12 घंटे 14 घंटे लग के 20,000 22,000 के लिए, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाता उसको, जबकि आपका कैलिबर इससे कहीं ज्यादा था। तो 65% यूथ है। और चौथा कारण उन्होंने बताया था कि हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की 3.5 करोड़ की जनसंख्या, हमारे यहाँ हर साल 3.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। तो एक नया देश पैदा कर देते हैं हम हमारे देश में हर साल। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अधिक संभावनाएं हैं हमारे यहाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसका सिलेबस चालू किया, कोर्स चालू कर दिया। सोलन यूनिवर्सिटी ने डिग्री चालू कर दी इसके लिए। और बहुत लकी हो साहब, 2021 में बिना डिग्री के ज्वाइन कर रहे हो, 2025 तक आते आते डिग्रियां चेक होने लगेगी कि MLM में नेटवर्क मार्केटिंग, MBA नेटवर्क मार्केटिंग, BBA नेटवर्क मार्केटिंग, और वो डिग्री अगर कर रखी होगी तो यहाँ
दिखाना है, दिखाना है, जमाने को दिखाना है। दिखाना है, दिखाना है, जमाने को दिखाना है, दिखाना है, जमाने को दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। दिखाना है, दिखाना है, जमाने को